हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग डेली जो है बिहार पुलिस ड्राइवर का प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट को करते हैं, जिसमें कि हमने 2 सेट कर लिया है। आज ये तीसरा सेट है। कल जो है ये तीसरा सेट अपलोड करना था, जो कि नहीं हो पाया अपलोड। तो उसी कारण आज जो है हम कल का मतलब भी तीसरा सेट और आज के जो है चौथा सेट, दोनों को आज हम कर देंगे इसी वीडियो में अपलोड। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ में अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, पीडीएफ पे जा करके सबसे पहले आप सेट को बनाएं। उसके बाद कितना नंबर आपको आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके बाद तब आप इसका फुल डिस्कशन अच्छे से जो कराया जा रहा है उसको देख सकते हैं। ठीक, तो और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और पिछला वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो को सीरियल वाइज अरेंज कर दिया गया है, तो वहाँ जाकर का पिछला वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 3 का। आज देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। सेट नंबर 3 का जो है पहला प्रश्न देखिए ये क्या है। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है सेट नंबर 3 का, कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से। देखिए आगा खां कप जो है इसका संबंध जो है ये हॉकी से। कौन सा खेल से है? तो हॉकी से। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हॉकी। ठीक, तो आगा खां कप जो है ये हॉकी से संबंधित है। ठीक, अब देखिए कुछ कप और है जो कि आपको हॉकी से संबंधित है, उस सबको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, देखिए जैसे बेटन कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, बेगम रसूल ट्रॉफी हो गया जो कि महिला वर्ग में दिया जाता है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ये भी महिला के द्वारा ही महिला खिलाड़ी को ही दिया जाता है। उसके बाद है आपको ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, ये सब क्या है आपको हॉकी से ही संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। यानी कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? ये है सिक्किम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सिक्किम जो है इसकी जनसंख्या आखिर कितना थी? तो इसका जनसंख्या था आपको 61,577। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश के विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता है। यानी कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये जो एक वादक है, कौन सा वादक है? ये आपको बांसुरी वादक है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये कह रहे हैं तो बांसुरी के विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता है। ठीक, और इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो है 1 जुलाई 1938 ईस्वी को हुआ था। 1 जुलाई 1938 ईस्वी को इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये इलाहाबाद हुआ था, जो कि वर्तमान इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, देखिए सिकंदर जो है ये भारत पर जो आक्रमण किया था तो ये किस वर्ष किया था? तो ये जो है आपको सिकंदर ये किया था 326 ईस्वी में। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिकंदर जो भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक, तो भारत का जो पड़ोसी देश है सबसे पहले हम उसे देखते हैं। भारत का टोटल जो है 7 गो पड़ोसी देश है। कौन कौन है? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। ठीक, ये सब क्या है भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ देखिए कौन है जो कि नहीं है? तो ये देखिए जापान नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और कितवें तीर्थ करते थे। महावीर जो थे, भगवान महावीर, जिसे वर्धमान महावीर भी कहा जाता है, ये जैन धर्म के कितवें तीर्थ करते हैं? तो ये आपके 24वें तीर्थ करते हैं। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 24वां तीर्थकर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24वें तीर्थकर। ठीक, और महावीर स्वामी जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपको 540 ईस्वी पूर्व में, यानी कि 540 BC में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु हुआ था 599 BC में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। देखिए आधुनिक अर्थशास्त्र जो है इसका जनक माना जाता है आपको एडम स्मिथ को। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडम स्मिथ। ठीक, तो एडम स्मिथ जो है इन्हें क्या माना जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था। देखिए जो महात्मा गांधी ने क्या किए थे? दांडी मार्च ये किसका भाग था? तो ये था आपको सौजन्य अवज्ञा आंदोलन के तहत ये हुआ था। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था आपको 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। इसमें गांधी जी ने क्या किए थे कि ये 78 अनुयायी के साथ लेकर के लगभग जो है आपको 241 मील
241 मील चले थे पैदल, और वहाँ जाकर के आपको दांडी पहुँचे, और दांडी में जो है आपको नमक लेकर के उसको जो है एक मुट्ठी नमक लेकर के उसको नमक कानून को तोड़ दिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। तो नमक जो तोड़े थे, तो नमक लेकर के जो नमक कानून को तोड़े थे, तो वो कब तोड़े थे? तो वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये वहाँ पहुँच गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, ठीक है। देखिए भारत में जो है ये जो है आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्या है, तो ये जो है आपको खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका नाम बदल करके जो है आपको कब रखा गया है, तो ये जो है आपको 6 अगस्त 2021 को खेल दिवस के अवसर पर इसका नाम रखा दिया गया है मेजर ध्यानचंद, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार को कितने अंग है? देखिए भारतीय संविधान के अनुसार जो है संसद के 3 अंग होते हैं। पहला होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और राज्यसभा, ठीक ना। यही तीनों जो है आपको सरकार का अंग है, यानी कि भारत सरकार का अंग है। तो यानी क्या अंग हो गया? 3 अंग है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? बिहार में टोटल जो है 38 जिला है। कितना जिला है? तो बिहार में जो है 38 जिला है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है, ठीक है। अगर पूछेगा बिहार में पुलिस जिला कितना है, तो पुलिस जिला 40 हुए, ठीक है। 38 को तो ये जिला ही है। 2 को कौन कौन है? तो एक नौगछिया है और एक बाघा, ये दोनों को पुलिस जिला के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और बिहार में कुल प्रमंडल कितना है? तो 9 प्रमंडल जो है बिहार में है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? देखिए पंचशील समझौता जो है ये हुआ कब था, सबसे पहले ये जानते हैं। तो पंचशील समझौता जो है ये हुआ था आपको 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था आपको पंचशील समझौता। ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। उस टाइम जो है भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे जो इस पर सिग्नेचर किए थे? तो इस पर सिग्नेचर किए थे आपको जवाहरलाल नेहरू थे, और चीन के प्रधानमंत्री थे चाओ एल लाई थे, ठीक। और ये जो है आपको पंचशील सिद्धांत जो है किससे लाया गया है? तो ये आपको बौद्ध धर्म से जो है इसको ग्रहण किया गया है पंचशील शब्द को, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? देखिए बिहार की यात्रा करने वाला जो था प्रथम ब्रिटिश यात्री वो कौन था? तो रॉबर्ट फिच था, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। और रॉबर्ट फिच जो आया था तो किसके दरबार में आया था? तो ये आया था आपको अकबर के दरबार में, ये अकबर के दरबार में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए अलमाटी बांध जो है ये आपको है कृष्णा नदी पर, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अलमाटी बांध कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? देखिए सूर्योदय किधर होगा? पूर्वोत्तर राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक नहीं। यहीं पर जो है देश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, यानी कि सूर्य की रोशनी सबसे पहले जो है यहीं पहुंचती है, ठीक ना। और ये कहाँ पर पहुंचता है? देखिए अरुणाचल प्रदेश का एक घाटी है देवांग घाटी, वहीं पर जो है भारत में सूर्य सबसे पहले पहुँचता है, ठीक ना। और सबसे अंत में सूर्य जो है कहाँ पहुँचता है? तो ये गुजरात में पड़ता है, ठीक ना। तो इसी कारण से क्या कहा जाता है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? सूर्योदय का देश, सूर्योदय आता था। गुजरात को सूर्यास्त के बीच कहा जाता है, ठीक ना। और इस दोनों के सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच अंतर लगभग कितना है? तो 2 घंटा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है म्यांमार की मुद्रा क्या है? देखिए म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो कयात है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ कौन सी भाषा बोला जाती है? तो ये बर्मा भाषा यहाँ पर बोली जाती है, जिसको बर्मीज लैंग्वेज भी कहते हैं, वही यहाँ पर बोली जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध जो है ये शाक के कुल से संबंधित है, शाक के वंश से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए महात्मा बुद्ध जो है इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक नहीं। इसका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसका जन्म जो है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो ये 563 ईस्वी में हुआ था, 63 BC में हुआ था, ईस्वी पूर्व में। यानी अगला है प्रश्न कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी का न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव जो लड़ेगा सांसद बनने के लिए आदमी को कितना आयु होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए विभिन्न आयु को हम देख लेते हैं। देखिए राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव लड़ने के लिए कितना आयु चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। और ग्राम
ग्राम पंचायत और नगर पालिका की चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितना चाहिए, तो 21 वर्ष चाहिए। राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस सब पद के लिए आयु आपको 35 वर्ष चाहिए और विधानसभा के उम्मीदवार के लिए 25 वर्ष चाहिए, संसद के जैसा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। देखिए भारत की कौन सा नदी है जिसे वृद्ध गंगा कहा जाता है, तो ये गोदावरी नदी है, ठीक ना। ये गोदावरी नदी है जिसे क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, ये आपको 1465 किलोमीटर है। कितना है, 1465 किलोमीटर है ये गोदावरी की लंबाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज सम्मिलित किया गया है किस में। पंचायती राज जो है ये आपको किस सूची में सम्मिलित किया गया है, तो ये किया गया राज्य सूची में, यानी कि राज्य सूची का विषय है। इस पर कानून बनाएगा कौन, तो राज्य सरकार बनाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे, यानी कि वो निर्विरोध नहीं चुने गए थे, वो कौन से उपराष्ट्रपति हैं, तो ये हैं आपको आर वेंकटरमन, ठीक। और बाकी बात जितना है जैसे राधा कृष्णन हो गया, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, एम हिदायतुल्लाह, सब निर्विरोध चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है। देखिए इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है इसके लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है, तो ये हो जाएंगे आपको अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किसके द्वारा। देखिए भारत में जो मुद्रास्फीति है इसको किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये आपको थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है ये आपको सरोजनी नायडू को जाना जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से, ठीक है। देखिए लता मंगेशकर जो है ये क्या थे, तो इसे जो है आपको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है, इसे आपको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। और पीटी उषा को क्या नाम जाता है, तो ये गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। संविधान का अनुच्छेद 368 है जो कि आपको भाग 20 है। कौन सा भाग है, तो ये है आपको भाग 20, ठीक। तो इसका संबंध देखिए किससे है, ये आपको संविधान के संशोधन प्रक्रिया से, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संविधान का संशोधन प्रक्रिया, ठीक। तो संविधान में जो संशोधन होता है ये 3 प्रकार से होता है, ठीक। देखिए पहला क्या है कि यह साधारण बहुमत से, दूसरा है 2/3 बहुमत से, तथा तीसरा क्या है कि 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्य के विधानमंडल की अनुमति होना चाहिए, ठीक। अगला प्रश्न है कि वाकर कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। देखिए वाकर कप जो है इसका संबंध है आपको गोल्फ से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाकर कप किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ से। अगला है कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना % भाग कृषि पर आश्रित है। बिहार का जो है कितना % भाग है जो टोटल जनसंख्या का जो कि केवल कृषि पर ही आधारित है, वो है आपको 77% भाग, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 77%, क्योंकि बिहार जो है यहाँ उद्योग अगर तो है नहीं, तो यहाँ कृषि प्रधान राज्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी का नहीं है। रबी का फसल जो है इसमें से कौन नहीं है, तो मक्का जो है ये आपको रबी का फसल नहीं, क्योंकि देखिए मक्का जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, नहीं ये मुख्य रूप से जो है ये मुख्य रूप से मक्का खरीफ के अंतर्गत आता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। देखिए राज्यसभा के सभापति जो होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक ना। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए भारत में जो मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम जो था ये आपको 1993 ईस्वी में पारित हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, कौन सा दिवस है, तो विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक। तो ये मनाया जाता है आपको 10 दिसंबर को, विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है चलिए अगला प्रश्न है आपको कि राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। यानी राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म जो है बिहार के बेगूसराय जिले में हुए थे, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेगूसराय जिले के जो है आपको सिमरिया गाँव सिमरिया गांव में हुआ था, जहाँ पर क्या गंगा नदी है, ये सिमरिया धाम भी जो है बहुत ही प्रचलित है बिहार में, ठीक। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेगूसराय, ठीक ना। अब देखिए दिनकर जी का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था आपको 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। कब हुआ था, तो ये हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को, ठीक ना। बेगूसराय के सिमरिया गाँव में हुआ था। देखिए ये जो है आपको राष्ट्रकवि कहे जाते थे, तो इनका जो है रचना बहुत
सरा है, तो उसको अभी हम देख लेते हैं। देखिए इसका कुछ प्रसिद्ध रचना है उसको हम देख लेते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इनका रचना है उर्वशी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, ये सब जो है आपको बहुत रचना है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आपको संस्कृति के 4 अध्याय, ये सभी इन्हीं का रचना है। अब देखिए उन्हें जो है आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 1959 में मिला था, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला था ये 1959 ईस्वी में मिला था। ये किस रचना के लिए मिला था? ये मिला था उन्हें संस्कृति के 4 अध्याय जब लिखे थे तो उन्हीं के लिए नहीं मिला था, ठीक ना। और उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 ईस्वी में, ठीक। तो इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल से जान लिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व को शून्य का सिद्धांत देने वाला महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का संबंध प्राचीन बिहार के किस स्थान से? तो शून्य के रूप में जो सिद्धांत दिया था गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। इनका संबंध है पाटलिपुत्र यानी कि जो वर्तमान में पटना कहलाता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? पटना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की प्रसिद्ध मिठाई सिलाव का खाजा किस जिले से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्राप्त है? तो सिलाव खाजा जो है ये आपको नालंदा से संबंधित है, ठीक। कहाँ से है? नालंदा से, जिसे आपको जीआई टैग मिला है, ठीक ना। इसे कब जीआई टैग मिला है? तो वर्ष 2018 में जो है इसे जो आपको जीआई टैग दिया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान का प्रसिद्ध अनुष्ठान बिहार के किस शहर में किया गया? देखिए पिंडदान का जो प्रसिद्ध अनुष्ठान जो है ये बिहार के गया जिला में किया गया है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसमें मान्यता क्या है? देखिए इसमें मान्यता ये है कि अगर पिंडदान करने से है ना आपको पूर्वजों की आत्मा को जो है सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और वो मोक्ष प्राप्त हो जाती है, ठीक ना। ये देखिए कब होता है ये अनुष्ठान जो है, ये इसका शुभ समय क्या है? तो इसका शुभ समय जो है पितृपक्ष होता है, ठीक ना। ये पितृपक्ष कब आता है? तो ये आपको भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास की अमावस्या तक टोटल ये 15 दिन का अवधि होता है, उसी के टाइम में ये किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सूजनी कढ़ाई जो है क्या है? सूजनी कढ़ाई जिसमें पुराने कपड़े पर धागों से कथात्मक रूपांकन किया जाता है, मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की कला है? यानी कि सूजनी कढ़ाई जो है ये क्या है? जो धागे से किया जाता है ये जो है आपको मुजफ्फरपुर के आसपास की कला है, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर के आसपास कला। ये देखिए मुख्य रूप से जो है महिलाओं द्वारा जो है ना ये आपको बनाया जाता था ये कला, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि शाकाहारियों को निम्न में से किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? देखिए सेलुलोज जो होती है इसको पचाने में बहुत समय लगता है, तो बहुत समय लगता है इसी कारण से इसके लिए जो है लंबी छोटी आंत, क्योंकि देखिए कोई भी भोजन है उसका पाचन जो है पूर्ण रूप से छोटी आंत में ही होता है, इसी कारण से जो है शाकाहारी में जो है लंबा होता है छोटी आंत, ठीक। सेलुलोज को पचाने के लिए है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? देखिए विद्युत ऊर्जा जो है इसकी वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो ये आपको किलोवाट आवर है, ठीक ना। यानी किलोवाट घंटा, जो कि आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, किलोवाट घंटा, ठीक। देखिए 1 किलोवाट आवर ये पूछा जाता है, 1 किलोवाट आवर बराबर कितना होता है? ये होता है आपको 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी वस्तु के गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर उसे अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? तो अब वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के आकार का ही बनता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? देखिए 1 पिकोमीटर जो होता है यह होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? ठीक, देखिए कंप्यूटर पर जो है आपको रिमोट लॉगिन जो करेगा तो ये कौन करता है? तो ये सुविधा प्रदान तो ये आपको टेलनेट करता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देती है? यानी कि जठर रस में जो कौन सा निकलता है तो HCl निकलता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है जो कि आपको किस एंजाइम की क्रिया को ये असामान कर देता है? तो ये करता है आपको पेप्सिन को, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेप्सिन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ओडोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? देखिए ओडोमीटर जो होता है गाड़ी में लगा रहता है, तो ये ओडोमीटर जो है ये किसको मापता है?
तो ये मापता है आपको दूरी को, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनकी गाड़ी अभी तक कितना दूरी क्या है उसी को जो है इस पहिया के शाफ्ट को ये गिन करके बताता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए आयरन ऑक्साइड जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Fe2O3 क्या है आपको, ये आयरन ऑक्साइड है। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है किस चीज़ के लिए। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है ये प्रयुक्त होता है आपको विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा को पता लगाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि घर्षण बल किस प्रकार कार्य करता है। देखिए घर्षण बल जो होता है ये किस प्रकार आपको कार्य करता है। तो घर्षण बल जो है ये आपको बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जिस दिशा में बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में ये बल कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। ठीक, देखिए इग्नू जो है इसकी पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो ये बनी है आपको प्रोफेसर उमा कांजीलाल। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल। अगला प्रश्न है कि डीजी लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई थी। देखिए डीजी लक्ष्मी योजना जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इस योजना का उद्देश्य क्या है कि इस योजना का ये उद्देश्य है शहरी महिलाओं को डिजिटल सेवा के माध्यम से सशक्त बनाना जो है ये आपको डीजी लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 9 जुलाई क्या कर रहा है, थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक, 9 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बोलिविया मीरा विशिष्ट से सम्मानित किया गया। तो ये देखिए कहाँ का सम्मान है जो कि मोदी जी को दिया गया है, तो ये सम्मान जो है नामीबिया का है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने जो है किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन यानी COP33 का उम्मीदवारी का दावा किया है। तो ये किस वर्ष के लिए क्या है, तो ये जो है आपको 2028 के लिए क्या है। ठीक है, किसके लिए क्या है, तो ये 2028 के लिए COP33 का जो है आपको उम्मीदवारी का दावा किया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट ये क्या है, तो एक पुस्तक है। तो इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है आपको BS रवि है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BS रवि। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 2025 से मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी, यानी कि मुख्यमंत्री सेहत योजना जो है ये किस राज्य में शुरू होगा 2 अक्टूबर 2025 से, तो ये होगा आपको पंजाब में। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा सातकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखिए सातकोशिया टाइगर रिजर्व जो है ये आपको उड़ीसा में स्थित है। ठीक, कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो सातकोशिया टाइगर रिजर्व है ये उड़ीसा के 4 जिले, कौन कौन सा जिला है देख लेते हैं, अंगुल, कटक, बौद्ध और नायगढ़ तक ये विस्तृत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि दानस तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है। देखिए दानस तूफान जो है ये आपको ताइवान को प्रभावित किया है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताइवान। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी, इनकी जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस ये किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है, तो ये जो है आपको बनी है किसकी, तो ये सूरीनाम की बनी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक ना, और ये जो किस पार्टी से संबंधित है इनका, तो इसका संबंध है आपको नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू की गई, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है गरीब मुक्त गांव योजना यानी कि उस गांव से गरीबी को मुक्त कर देना है, तो ये किस राज्य से शुरू किया है, तो ये आपको राजस्थान से शुरू किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका उत्तर राजस्थान है। देखिए इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि 10,000 गाँव को इस योजना के अंतर्गत जोड़ने का जो है लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, यानी कि विश्व मुक्केबाजी कप जो है इसमें भारत जो है टोटल आपको 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक ना, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसमें जो है कौन कौन सा पदक जीते हैं ये भी देख लेते हैं। देखिए विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कुल 11 पदक जीते हैं। 11 में से 3 स्वर्ण तो बता ही दिए, उसके बाद देखिए 5 रजत और 3 कांस्य पदक भी जीते हैं। ठीक है, टोटल 11 को पदक हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने प्रमुख नेशनल
हाईवे पर टोल टैक्स के कितने प्रतिशत की कटौती की केंद्र सरकार जो है ये क्या किया है आपको, प्रमुख नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में कुछ कटौती किया है। तो ये कितना परसेंट तक का कटौती किया है, तो ये 50% तक की कटौती की है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है, यानी कि 6 से 7 जुलाई 2025 को जो है 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये किस देश में होगा, तो ये हो जाएगा आपको ब्राज़ील में। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील। नेक्स्ट प्रश्न है अंडर 19 क्या कर रहा है, अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे युवा और सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो ये वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। देखिए वैभव सूर्यवंशी जो है बिहार के ही वासी हैं, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं ज़्यादा अच्छे से। देखिए वैभव सूर्यवंशी जो है इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था आपको 27 मार्च 2011 में जो है इनका जन्म हुआ था ताजपुर गांव में। ताजपुर गांव है एक समस्तीपुर जिला का, ठीक है। कब हुआ था जन्म, तो 27 मार्च 2011 को ताजपुर जिला समस्तीपुर में इनका जन्म हुआ। देखिए इसका उपलब्धि क्या क्या है, देखिए इनका उपलब्धि देखिए क्या है कि अंडर 19 वनडे में जो है शतक लाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। फिर देखिए अंडर 19 वनडे में एक मैच में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं ये विश्व में। और देखिए अंडर 19 यूथ टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज ये बन गए हैं। IPL में दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले का रिकॉर्ड भी इनके नाम दर्ज है। कितना लगा है, तो ये 35 गेंद में 35 गेंद में जो है आपको शतक लगा दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक मित्र क्लिनिक को पुनः किस नाम से हैदराबाद में खोला जा रहा है। ट्रांसजेंडर क्लिनिक है जिसको मित्र क्लिनिक है, जिसमें कि जो है इस क्लिनिक में जो है जितना भी कर्मी होगा सब ट्रांसजेंडर ही होगा, उसी को उत्थान के लिए ये क्लिनिक खोला गया था, जो कि पीछे बंद हो गया था, लेकिन पुनः इसे खोला जा रहा है। तो ये किस नाम से, तो ये आपको सबरंग के नाम से खोला जा रहा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सबरंग। नेक्स्ट प्रश्न है मोटर वाहन नियमों के अनुसार क्या परिवहन वाहन जैसे ट्रक बस के ड्राइवर के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य है, यानी कि परिवहन वाहन के लिए जो है आपको ये वर्दी पहनना अनिवार्य। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, क्योंकि देखिए ड्यूटी के दौरान जो है निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य होता है, ठीक ना। अगर वो ड्यूटी के दौरान है तो उसे पहनना होगा, लेकिन इसमें देखिए कुछ कुछ शर्त भी है। इसमें देखिए शर्त क्या है कि देखिए ये जो वर्दी होता है इस वर्दी का रंग जो है किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, ये राज्य सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जो है निर्दिष्ट किया जाता है। और अलग अलग राज्य में ये जो है भिन्न भिन्न हो सकता है, अपना राज्य जैसा मन होगा वैसे। लेकिन देखिए इस पर ये जो है कुछ जगह नहीं भी लागू होता है। कहाँ नहीं लागू होता है, ये नियम जो है आपको निजी वाहन चालकों पर लागू नहीं होता है, ठीक ना। उसके लिए कोई वर्दी अनिवार्य नहीं है, अगर पहनता अपना मन से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनिवार्य उतना नहीं है, ठीक ना। अब देखिए किस अधिनियम के तहत किया गया, तो ये आपको केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत कहा गया है, ठीक। तो चलिए तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खराब हो गया है या फट गया है या उस पर छपा फोटो स्पष्ट हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए। जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसके लिए आपको डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। तो उसी प्रकार ये उसका भी यही होगा, ठीक ना। यानी कि इसमें क्या होगा, डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें देखिए नियम क्या है कि अगर आप डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो ये जो आपको फटा हुआ पुराना है वाला जो है लाइसेंस, ये आपको वहाँ जमा करना होता है अगर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि नए वाहन के लिए अस्थायी पंजीकरण टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन की वैधता आमतौर पर कितने दिन की होती है, कि ये जो है आपको कितने दिन का आता है वैधता, ये होता है 1 महीना के लिए, ठीक है। 1 महीना के लिए क्यों वैधता रहता है टेम्पोररी पंजीकरण, ताकि ये जो है आपको वाहन के जो मालिक होंगे वो जा करके अपना RTO में जाकर के इसका रजिस्ट्रेशन परमानेंट रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, ठीक ना। ताकि 1 महीना तक तो आप चलेंगे जो रोड पर, वो कैसे चलेंगे, तो उसी के लिए इतना रजिस्ट्रेशन दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में संग्रहित ड्राइविंग लाइसेंस और RC की कानूनी वैधता क्या है। देखिए इसका कानूनी वैधता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो है 2000 के अनुसार मूल दस्तावेज के बराबर ये कानूनी रूप से मान्य है। यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे हो गया RC हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, गाड़ी का इंश्योरेंस हो गया, आपका बहुत जितना होता है गाड़ी का पेपर, सारा चीज़ अगर आप डिजी लॉकर हो गया या एम परिवहन के संग्रहित करके आप रखते हैं, वहाँ अगर किसी अधिकारी अगर देखने को मांगता है तो आप उसे दिखाते हैं, तो वो एकदम समान जो है वे सूचना, ये कौन अधिनियम के तहत है, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार
ये मूल दस्तावेज के बराबर कानूनी रूप से मान्य है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि खतरनाक या ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन, जैसे हो गया पेट्रोल टैंकर हो गया, ऐसे क्या हुआ, ज्वलनशील पदार्थ को ले जा रहा है, तो ड्राइवर को लाइसेंस में क्या विशेष योग्यता होना चाहिए? इसके विशेष योग्यता होना ये चाहिए कि खतरनाक वाहन खतरनाक जो आपको वस्तु ले जा रहा है उसको ले जाने के संबंधित उसको प्रशिक्षण भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका देखिए इस ऑप्शन दिया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि लाइसेंस में खतरनाक माल ले जाने का विशेष प्रशिक्षण और पृष्ठांकन होना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि लाइसेंस में ही जो है उसका पृष्ठांकन होना चाहिए। ठीक है, देखिए यह पृष्ठांकन प्राप्त करने के लिए ड्राइवर को करना क्या होता है, तो ड्राइवर को एक मान्यता प्राप्त संस्थान से खतरनाक माल को संभालने के लिए विशेष प्रशिक्षित पाठ्यक्रम को पूरा करना होता है। ठीक है, और उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर ये दे दिया जाता है, पृष्ठांकन कर दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, यदि कोई आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाता है तो वह फिर से टेस्ट के लिए कब आवेदन कर सकता है? यानी कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले क्या होता है, आपको ड्राइविंग टेस्ट होता है। अगर वो ड्राइविंग टेस्ट में अगर आप फेल कर जाते हैं एक बार, तो आपको पुनः अप्लाई करना होगा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए। तो इसके लिए आपको 7 दिन के बाद जो पुनः अप्लाई करना होगा। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका नियम क्या है, ये 7 दिनों के बाद ये दोबारा अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या एक निजी कार यानी LMV लाइसेंस वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर अपनी कार से दूसरी खराब कार को टॉ कर सकता है? देखिए ये टॉ नहीं कर सकता है। देखिए अगर हम टॉ करते हैं, माना कि कोई टॉ कर देता है, तो टॉ करने के लिए मतलब क्या हुआ कि ये एक जो है आपको होता है आपको आर्टिकुलेटेड वाहन ये बन जाता है। ठीक है, आर्टिकुलेटेड वाहन के रूप में ये वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसके चलाने के लिए जो है आर्टिकुलेटेड जो वाहन है उसको चलाने के लिए अलग से लाइसेंस जारी की जाती है। ठीक है, इसी कारण से LMV लाइसेंस धारक जो है किसी भी जो है आपको ख़राब जैसे कार हो गया साइड में खड़ा है तो उसको आपको टॉ नहीं कर सकता, यानी मत कहने का मतलब टोचन नहीं कर सकता है। जैसे रस्सी बांध के खींचा नहीं जाता है उसी को टॉ कहा जाता है। ठीक है, तो नहीं कर सकता है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि टॉइंग के लिए विशेष अनुमति या लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि यह वाहन की श्रेणी को बदल देता है। ठीक है, तो नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन मानवता के तौर पर जो आदमी कर ही देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में आया था। ठीक, एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन को रास्ता न देने का क्या जुर्माना है? ठीक है, देखिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 आया। ठीक, तो उसमें क्या कहा गया था कि एम्बुलेंसर को अगर नहीं देता है रास्ता तो उसमें कहा गया था कि जन 10,000 का जुर्माना होगा या तो 6 महीने तक का कारावास भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जितना भी आपको आपातकालीन वाहन है, देखिए आपातकालीन वाहन में कौन कौन सा आएगा, देखिए पुलिस का गाड़ी हो गया, एम्बुलेंस आ गया, दमकल आ गया। तो देखिए कोई भी अधिकारी जा रहे हैं सायरन बजाते हुए तो वो भी एक आपातकालीन वाहन के अंतर्गत ही आता है, उस सबको भी साइड देना होता है। ठीक है ना, और ये देखिए किस अधिनियम के तहत है, तो यह अधिनियम जो है 194 का ई है। कौन सा है, तो 194 के ई के तहत ये बात कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिवहन वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास कम से कम कितने समय के लिए लाइट मोटर व्हीकल यानी LMV का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए? ठीक है, तो कितना वर्ष के लिए होना चाहिए, तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस LMV से HMV बनाने के लिए, तो ये देखिए मतलब क्या है कि ऐसी कोई पूर्व आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था, अभी ये पहले वो बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बहुत जल्दी की बात है कि अगर 1 वर्ष पुराना होना चाहिए था आपको LMV, लेकिन अब जो है आप डायरेक्ट जो है HMV भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक ना, ये देखिए क्या कहा है कि इसमें देखिए एक प्रावधान लाया गया है कि पहले क्या था कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए आवेदक के पास कम से कम 1 वर्ष पुराना LMV लाइसेंस होना अनिवार्य था, लेकिन सरकार ने वाणिज्यिक ड्राइवर को कमी देखा तो कमी को दूर करने के लिए इस नियम को हटा दिया। ठीक ना, देखिए इसमें करना आपको क्या होगा, अगर LMV आपके पास नहीं है तो इसमें जो है आवेदक के लिए किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से जो है अनिवार्य कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि क्या ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना वर्तमान में अनिवार्य है? देखिए जिस टाइम ये बुक छपा होगा तो उस टाइम जो है ये नहीं था अनिवार्य। ठीक नहीं, लेकिन 1-2 दिन पहले देखेंगे आप लोग के पास भी लाइसेंस होगा तो आपको भी मैसेज आया होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस में जो आपको आधार से कनेक्ट करना है, यानी कि अब जो है वर्तमान में आधार से कनेक्ट करना अनिवार्य हो गया है। ठीक ना, ये आपको अनिवार्य है। इसका उत्तर क्या जाएगा, अनिवार्य। देखिए आपको हम मैसेज आया था मेरे भी मोबाइल में, तो इसको हम मैसेज का कटिंग यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उसमें लिखा हुआ है। अब देखिए अगला है प्रश्न कि वाहन के पीछे L अक्षर का लाल रंग में बना चिन्ह क्या दर्शाता है? वाहन के पीछे में जो है अगर L अक्षर के लाल रंग बना, तो L मतलब क्या हुआ कि वो जो चालक जो है
वो आपको लर्नर चालक, यानी कि वो अभी गाड़ी चलाने के लिए सीख ही लाए, उसके पास अभी लर्निंग लाइसेंस ही मात्र है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका नियम क्या है, लर्नर लाइसेंस को अगर गाड़ी चलाता है तो उसका देखिए लर्नर लाइसेंस से संबंधित कुछ नियम बनाया गया है, जो कि मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम का जो है 3 का 1 का बी के अनुसार का है, यानी कि 1989 के जो है नियम 3 का 1 का जो है बी के अंतर्गत ये आपको कहा गया है कि अगर कोई भी लर्नर लाइसेंस है, ठीक ना, तो उसको जो है चिन्ह वाहन के आगे पीछे जो है दोनों तरफ एल होना चाहिए, और एल का कलर कैसा होना चाहिए, लाल होना चाहिए। ठीक ना, और उसके पीछे जो है एक आपको ड्राइविंग लाइसेंस धारी व्यक्ति बैठा होना चाहिए, वो भी किस अवस्था में, तो उसे सिखाने की अवस्था में बैठा होना चाहिए। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाहन चालक जो है शिक्षार्थी, यानी कि लर्निंग कर रहा है, अभी सीख ही रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यू टर्न निषेध का संकेत किस आकार का होता है। देखिए यू टर्न निषेध जो है ये आप कैसा होता है, तो ये आपको है अनिवार्य संदेश या आदेशात्मक संकेत के अंतर्गत आता है। तो ये कैसा होता है, तो ये गोलाकार होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोलाकार। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, गोलाकार। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सीट बेल्ट नहीं पहनने पर मोटर वाहन अधिनियम में किस धारा के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं तो इसमें क्या होता है, तो देखिए ये आपको मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में आया था, उसी के धारा था 194 का बी, उसी में जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि जिसमें सीट बेल्ट ना लगाए तो उसको 10,000 जुर्माना का प्रावधान है। उसमें कितना जुर्माना है, सॉरी 10,000 ने 1,000 जुर्माना का प्रावधान है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना, अगर सीट बेल्ट लगा के नहीं चलता है तो देखिए सीट बेल्ट लगाना किसको किसको अनिवार्य है। ठीक ना, देखिए नियम जो है चालक और आगे की सीट पर बैठे जो इसके साथ के यात्री है उनको अनिवार्य है, ताकि दुर्घटना की स्थिति में जो है उसको बचाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं कि हेलमेट अगर आप नहीं पहनते तो वो किस धारा के अंतर्गत है, यानी कि धारा 129 के तहत जो हेलमेट पहनने से संबंधित है, जबकि धारा 184 के जो आपको तहत क्या है कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने चाहते नहीं देखते हैं गाड़ी चलाता है, उससे संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी भी वाहन का अस्थायी पंजीकरण टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन अधिकतम कितने अवधि के लिए वैध होता है। ये पिछला क्वेश्चन अभी तुरंत आया था, 1 महीना के लिए, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 महीना। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सड़क पर टूटी हुई सफ़ेद रेखा यानी ब्रोकन व्हाइट लाइन जो होता है ये क्या संकेत देती है। सड़क पर जो टूटी हुई सफ़ेद रेखा होती है ये आपको क्या संकेत देता है, ये आपको कहता है कि आप सावधानी से लेन बदल सकते हैं, यहाँ पर आप लेन बदलना है, सावधानी से बदलिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गति सीमा 50 किलोमीटर पर आवर यह किस प्रकार के यातायात संकेत है, ये कैसा संकेत है, नहीं मतलब यहाँ पर आपको 50 किलोमीटर के ही गति से जाना है, तो ये किस प्रकार का संकेत है, एक प्रकार का अनिवार्य संकेत है। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया था, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि आप एक ऐसे चौराहा पर पहुंचते हैं जहां यातायात बत्ती पीली चमक रही हो, यहाँ गौर कीजिए, पीली चमक रहा है, यानी कि पीला है बत्ती लेकिन वो क्या हो रहा है, तो वो चमक रहा है। ठीक ना, जहाँ पीली बत्ती क्या चमक रही है तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको वहाँ पर क्या करना है कि गति धीमी करके सावधानी से आगे बढ़ जाना है। ठीक ना, क्या करना है, वहाँ पर गति को धीमी कर लेना और सावधानी से आगे बढ़ जाना है। ठीक ना, देखिए पीली बत्ती जो है चमक रहा है, इसका देखिए अर्थ क्या है कि अगर ट्रैफिक सिग्नल जो है ना पूरी तरह से, मतलब क्या है कि उसका ट्रैफिक सिग्नल जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको सतर्क करने की आवश्यकता, मतलब उसको सतर्क करने के लिए ऐसा वो कर रहा है। ठीक, तो मतलब क्या है, आपको वहाँ धीमी गति से जाना है, सतर्क हो लेना है पहले कि कहते उधर से गाड़ी आ नहीं रही है, तो अब आपको आगे बढ़ना है। ठीक नहीं, और रुकने की बात नहीं कही गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी गियर वाले वाहन के लिए, फरियाक आपको बोल दिया गियर वाले, तो गियर वाले के लिए कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए आयु। ठीक है, अब देखिए बिना गियर वाला गाड़ी जो होता है या जो कि जिसको हम कहते हैं 50 सीसी से कम का गाड़ी जो होता है उसके लिए जो है आपको 16 वर्ष ही निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ये आपको कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तरफा यातायात यानी वन वे का संकेत क्या बताता है, यानी एक तरफा यातायात जो यानी वन वे जो गाड़ी होता है उसका संकेत आपको क्या बताता है, या वाहनों को केवल एक ही दिशा में जाने की अनुमति देता है, यानी वन वे रास्ता है तो एक ही दिशा में जाने को कहेगा, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाहन को केवल एक ही दिशा में जाने की अनुमति है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन को लवारिश छोड़ने पर किस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। तो ये किसके तहत होगी आपको कार्रवाई, यानी कि आपको कोई भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर आप लवारिश छोड़ दिए अपने वाहन को, लगा दिए से चाहते हैं पार्किंग कर दिए, तो उसके लिए आपको कौन सा अधिनियम लगेगा, तो ये लगेगा मोटर वाहन अधिनियम। ठीक, तो ये मोटर वाहन अधिनियम के धारा 127 के तहत ये बात कहा गया। ठीक ना,
धारा 170 क्या कहा है कि पुलिस या अधिकृत एजेंसी को ऐसे किसी भी वाहन को हटाने का अधिकार है जो लावारिस या असुरक्षित स्थिति में खड़ा हो और यातायात में बाधा डाल रहा हो। तो ये ऐसा किस धारा के तहत है? तो 127 के तहत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इंजन में लगी टाइमिंग बेल्ट जो है या चेन के टूटने पर क्या परिणाम होता है? इंजन में लगा हुआ जो टाइमिंग बेल्ट है या चेन है वो टूट जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है? तो इंजन तुरंत बंद हो जाएगा और गंभीर क्षति पहुंच सकती है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंजन जो है आपको तुरंत बंद हो जाएगा और उससे क्या हो सकता है? आपको गंभीर क्षति भी पहुँच सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य काम क्या है? वाहन का जो सस्पेंशन सिस्टम होता है उसमें जो आपको शॉक दिया जाता है, शॉकर दिया जाता है, तो शॉक एब्जॉर्बर का क्या है कार्य है? ठीक है, तो इसका कार्य है कि सड़क के गड्ढे और उभारों से लगने वाले झटकों को नियंत्रण करना। यानी शॉकर जो लगा रहता है किस लिए होता है ना? और आरामदायक आपको यात्रा भी देती है। ठीक, यानी कि गरे सड़क पर अगर जर्किन उर्किन है यानी कि गड्ढा है या उभार है तो उसके झटका जो होता है यात्री को झटका कम महसूस हो, उसी के लिए उसमें शॉकर लगाया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि सीधी सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी लगातार एक तरफ खींच रही है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? देखिए, आप सीधी सड़क पर चल रहे हैं, गाड़ी का हैंडल जैसे नहीं कहता है हैंडल भाग एक तरफा बहुत भाग रहा है हैंडल, तो ये एक तरफा हैंडल भागता है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कि व्हील अलाइनमेंट का सही ना होना, यानी कि व्हील का जो अलाइनमेंट है वो आपको सही ढंग से नहीं है, इसी कारण से ऐसा होता है। ठीक है, अगर व्हील अलाइनमेंट का जो होता है यानी कि व्हील अलाइनमेंट पहिए के कोण के निर्माता के मानकों के अनुसार सेट प्रक्रिया होता है। ठीक ना, देखिए इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? देखिए व्हील अलाइनमेंट, इसमें देखिए कैम्बर होता है, कैस्टर होता है, टो होता है, ये सब क्या होता है? इसमें सबको एडजस्ट किया जाता है व्हील अलाइनमेंट में। अगला प्रश्न है कि टायरों को नियमित अंतराल पर रोटेट यानी कि उसकी स्थिति को आपस में क्यों बदलना चाहिए? उसके आपस इसमें इसी कारण बदलना चाहिए कि सुनिश्चित करने के लिए कि सभी टायर एक समान रूप से घिसे और उसकी लाइफ बढ़े रहे। ठीक नहीं, क्योंकि देखिए आप देखते हैं क्या है कि कार, देखिए ये क्या है? आपको कार है, ये कार आपको हमने बना दिया, उतना अच्छा तो नहीं बना पाए लेकिन बना दिए। ठीक है, आपको समझाने के लायक बहुत है, ये कार है। ठीक है, तो एक कार है और इसमें देखिए क्या होता है? अगला पहिया यहाँ है दोनों और पिछला पहिया यहाँ है। ठीक है, पहिया को थोड़ा दूसरा कलर से बनाते हैं तब दिखेगा अच्छा से, देख देते हैं। ठीक, देखिए ये पहिया है, ये पहिया है, दूसरा पहिया, तीसरा पहिया, चौथा पहिया। ठीक है, इसमें आप देखते होंगे गाड़ी में क्या होता है? इंजन आगे की ओर रहता है, कोई भी गाड़ी में पीछे भी इंजन रहता है लेकिन ज़्यादातर गाड़ी में आगे इंजन रहता है। आगे इंजन है तो इंजन आगे है तो इंजन का वजन ज़्यादा पड़ेगा, वहाँ लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो आगे का पहिया घिसता है ज़्यादा। ठीक नहीं, आगे दोनों का पहिया घिसता है ज़्यादा और पीछे का कम घिसता है। ठीक, तो कम घिसता है तो उसको क्या किया जाता है? इसमें आपको पहिए को जो है ना रोटेट किया जाता है, यानी कि ये जो यहाँ का जो पहिया है इसको एक दूसरे से डायगोनली जो है आपको क्रॉस करके लगाया जाता है बीच बीच में देख करके, ताकि इसको जो है ना आपको बराबर रूप से ये आपको घिसे। ठीक ना, यानी कि यहाँ का पहिया को यानी क्या किया जाता है कि यहाँ का जो पहिया है उसको यहाँ क्या कर दिया जाता है और यहाँ का पहिया को यहाँ कर दिया जाता है, दोनों को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दिया जाता है। ठीक, तो यही को हम कहते हैं रोटेट करना यानी कि टायर रोटेशन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एग्जॉस्ट से लगातार गाढ़ा सफ़ेद धुआं निकलने किस गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है? एग्जॉस्ट से अगर जो है आपको गाढ़ा धुआं निकल रहा है तो ये क्या संकेत हो सकता है? तो ये देखिए संकेत क्या है? तो ये है आपको कूलेंट इंजन में जो है कंबेंशन चैम्बर लीक हो, यानी कि कूलेंट इंजन के कंबेंशन चैम्बर में लीक हो रहा है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मोड़ने में अचानक बहुत भारी या सख्त महसूस हो तो सबसे पहले हमें क्या जांचना चाहिए? तो हमें सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? तो इसमें हमको जांचना चाहिए पावर स्टीयरिंग फ्यूल का स्तर। नहीं, पावर स्टीयरिंग में जो फ्यूल भरा जाता है यानी तेल भरा जाता है उसका हम स्तर देखने लेंगे कि वो स्तर सही है या नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए क्या नंबर क्वेश्चन था? यही ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इंजन से आने वाली नॉकिंग या पिंगिंग की आवाज़ एक सामान्य कारण क्या हो सकता है? यानी कि इंजन से आ रही है नॉकिंग की आवाज़ आ रही है और पिंगिंग की आवाज़ आ रही है, तो ये एक सामान्य क्या हो सकता है? तो ये देखिए सामान्य कारण इसका ये हो सकता है कि इसमें जो है आपको अनुशंसित ऑक्टेन रेटिंग की कम गुणवत्ता वाले ईंधन का प्रयोग हुआ है। ठीक ना, यानी कि उसमें जो होता है जो
ईंधन की गुणवत्ता होता है उससे कम गुणवत्ता वाली ईंधन का इसमें प्रयोग किया गया है, इसी कारण से नॉकिंग होता है। अगला प्रश्न है कि ऑटोमेटिक और मैनुअल गियर बॉक्स टर्मिनल में डाले जाने वाले टर्मिनल फ्यूल का मुख्य काम क्या है? तो देखिए मुख्य काम इसका है गियर बॉक्स के अंदर पुर्जे को चिकनाई देना, ठंडा रखना और घिसाव से बचाना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में टायरों में हवा का दबाव मापने के लिए आमतौर पर किन इकाइयों का प्रयोग किया जाता है? देखिए भारत में जो है टायर में जो हवा भरते हैं उसका दबाव जो मापते हैं उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट है PSI यानी कि पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच होता है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म PSI भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि हैंड ब्रेक जिसे पार्किंग ब्रेक भी कहा जाता है सामान्यतः किस पहियों पर काम करता है? देखिए हैंड ब्रेक जो होता है ये आपको केवल पिछला पहिया पर ये काम करता है। ठीक ना, जैसे ये देखिए प्रयोग कब किया जाता है? देखिए जैसे कोई भी गाड़ी है उसको अगर पार्किंग कर लिया जाता है तो पार्किंग करने से पहले उसको कर दिया जाता है, हैंड ब्रेक लगा दिया जाता है ताकि फिसलन हो, चाहे कहीं ढलान जगह हो, चाहे ढलान जगह पर उसको हम लगाते हैं तो फिसले नहीं गाड़ी, ठीक नहीं, लुढ़के नहीं, इसी कारण से इसका हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इंजन में टाइमिंग बेल्ट या चेन का टूटना एक गंभीर समस्या क्यों माना जाता है? देखिए एक गंभीर समस्या माना जाता है तो क्यों माना जाता है? देखिए तो इसका देखिए उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा इसमें इंजन के वाल्व और पिस्टन टकरा सकते हैं जिससे इंजन को भारी नुकसान होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहन के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगे कैटलिक कन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है? देखिए वाहन के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगा होता है आपको कैटलिक कन्वर्टर, इसका देखिए मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए इसका देख लेते हैं हम। इसका मुख्य कार्य है कि निकास गैसों में मौजूद हानिकारक प्रदूषण जैसे हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब हानिकारक पदार्थ को बदल देना है दूसरे में। ठीक ना, ये देखिए कैटलिक जो है ये आपको करता क्या है? ये देखिए मुख्य हानिकारक पदार्थ को परिवर्तित किस में करता है? देखिए कैटलिक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है इसको परिवर्तित कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड में जो कि कम प्रदूषित होता है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है इसको ये हानिकारक है ये, लेकिन इसको जो आपको हानि रहित नाइट्रोजन गैस में ये बदल देता है। उसके बाद देखिए बिना जले हाइड्रोकार्बन होता है, इसको जो आपको पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। ठीक ना, कैटलिक जो यही काम करता है ताकि ये जो आपको प्रदूषण से कम मतलब प्रदूषण कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग जैसे 87, 91, 95 ये आपको क्या दर्शाता है? ठीक ना, पेट्रोल का जो ऑक्टेन रेटिंग ये आपको दर्शाता है क्या? तो ये आपको दर्शाता है इंजन में दबाव के तहत समय से पहले जलने जिसे नॉकिंग कहते हैं के प्रति पेट्रोल का प्रतिरोध। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार के केबिन एयर फिल्टर को नियमित रूप से बदलने का क्या महत्व है? कार का जो है आपको केबिन एयर फिल्टर है उसको नियमित रूप से बदलने के लिए कहा जाता है। तो इसका देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना कि AC और हीटर के केबिन से आने वाली हवा साफ और धूल रहित है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेक पैड जो होता है इस शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए ब्रेक पैड जो होता है इसका अर्थ होता है आपको कि बार बार लंबे समय तक ब्रेक के उपयोग से अत्यधिक गर्म हो जाने पर उसकी कार्य क्षमता में कमी आना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि आपकी कार की हेडलाइट और रेडियो ठीक काम कर रहा है लेकिन इंजन स्टार्ट करने पर केवल क्लिक की आवाज़ आती है तो समस्या सबसे प्रभावित कारण क्या हो सकता है? देखिए इसका सबसे प्रभावित कारण क्या हो सकता है कि स्टार्टर मोटर जो है या उसके सोलेनॉइड की खराबी, या इसमें देखिए एक और ख़राबी हो सकता है कि बैटरी का भी खराबी हो सकता है। ठीक है ना, बैटरी स्टार्टर मोटर को चलाएगा ही नहीं तो ये कैसे काम करेगा? या तो बैटरी भी खराबी हो सकता है, उसके बाद देखिए स्टार्टर मोटर या उसके सोलेनॉइड्स में भी खराबी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 4WD यानी 4 व्हील ड्राइव जो होता है सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? यानी 4 व्हील ड्राइव सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है कि यह जो है आपको ऑफ रोड, कीचड़ हो गया, बर्फ़ हो गया या फिसलन भरी सतहों पर बेहतर ट्रैक्शन यानी बेहतर पकड़ देता है 4 व्हील ड्राइव। ठीक ना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का क्या उपयोग होता है? देखिए पावर स्टीयरिंग फ्लूइड जो होता है ये क्या करता है? ये आपको स्टीयरिंग व्हील को आसानी से घुमाने में हाइड्रोलिक सहायता प्रदान करता है। यानी कि पावर स्टीयरिंग जो होता है उसमें जो फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है फ्लूइड का वो क्या करता है? तो आपको स्टीयरिंग को आसानी से घुमाएगा और हाइड्रोलिक सहायता भी प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है कि ग्लो प्लग का उपयोग किस प्रकार के इंजन में होता है और क्यों होता है? देखिए ग्लो प्लग जो होता है इसका उपयोग जो आपको होता है ये होता है आपको डीजल इंजन में, और ये जो आपको किस लिए होता है?
तो ये होता है ठंड के मौसम में कंबंशन चैम्बर को पहले से गर्म करने के लिए, ताकि इसमें इंजन आसानी से स्टार्ट हो सके। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टायर के जो आपको साइड वॉल, टायर का जो साइड वॉल है इस पर लिखे नंबर होता है, जैसे यहाँ देखिए 205, 55, R16, क्या ये आपको दर्शाता क्या है? तो ये जो है आपको दर्शाता है टायर की चौड़ाई, प्रोफाइल और रिम का आकार। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने अब सेट नंबर 3 का 100 प्रश्न को कर लिया अच्छे से डिस्कशन, तो सभी को सारा प्रश्न से समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4 का सभी 100 प्रश्न को। ठीक है, क्योंकि देखिए कल जो है एक वीडियो नहीं आया था, उसके बदले जो है आज ही हम आपको उसके बदले 2 सेट ही डाल देते हैं। ठीक है, 50। तो देखिए अब जो है सेट नंबर 4 को हम स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं उसका पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए सेट नंबर 4 जो है उसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार पुलिस विभाग में चयन प्रक्रिया के चयनों में से एक नहीं। आप लोग देखिए बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन बनना ही चाहिए। शारीरिक परीक्षण होता ही है, शैक्षणिक योग्यता भी चाहिए, आयु पात्रता भी चाहिए, एज लिमिट भी रहता है, लेकिन भाषा परीक्षण नहीं होता है। ठीक ना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाषा परीक्षण नहीं होता है। ठीक, अब देखिए भारत में जो है पुलिस व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक जो है आपको रॉबर्ट पील को माना जाता है। किसको? तो रॉबर्ट पील को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश जो है फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। देखिए फिनलैंड जो है इसका शासकीय मुद्रा क्या है? तो ये यूरो है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिनलैंड का शासकीय मुद्रा यूरो है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्यों में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो कौन सा भारतीय राज्य है जिसमें सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो ये आपको मध्य प्रदेश में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए पहली बार जो वन रिपोर्ट आया था ये आपको 1987 ईस्वी में आया था। आपको पहली बार क्या आया था? तो वन रिपोर्ट आया था। ठीक, वन रिपोर्ट पहली बार जो आया था वो कब आया था? तो 1987 ईस्वी में। और भारत में जो है वन अधिनियम बना था ये आपको 1927 ईस्वी में बना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? देखिए जेट इंजन जो है इसका आविष्कार किसने किए थे? तो ये किए थे आपको सर फ्रैंक व्हिटलर ने। ठीक ना, सर फ्रैंक व्हिटलर ने। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष जो कौन बनी थी? ये मीरा कुमार बनी थी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीरा कुमार। ठीक, ये कब चुने गई थी? तो ये आपको 3 जून 2009 को, 3 जून 2009 को ये निर्विरोध चुनी गई थी। ठीक, अब देखिए लोकसभा का प्रथम महिला महासचिव पूछेगा तो स्नेहलता श्रीवास्तव बनी थी। और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? भारत की पहली महिला राज्यसभा का उपसभापति कौन बनी थी? तो वायलेट अल्वा। और राज्यपाल कौन बनी थी? तो ये सरोजनी नायडू बनी थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये आपको किस नदी के तट पर है? तो ये आपको नर्मदा नदी के तट पर। इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, देखिए स्टैचू ऑफ यूनिट जो है ये क्या है, इसका कुछ विशेषता देख लेते हैं। इसका विशेषता क्या है? तो ये जो है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और उसके फीट में 597 फीट है। ठीक, और इसको बनाया था जो कंपनी, उस कंपनी का नाम क्या था? इस कंपनी का नाम था आपको लार्सन एंड टूब्रो नाम है। और इस स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है इस प्रतिमा के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे आपको रामवी सुतार थे। ठीक, तो इसके बारे में हम लगभग बहुत चीज़ देख लिए, तो इसका उत्तर ऑप्शन में हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? देखिए सोनपुर मेला जो है प्रत्येक साल जो है क्या होता है आपको सोनपुर में ही होता है। सोनपुर जो कि गंगा और गंडक नदी के संगम पर है, जो कि बिहार में स्थित है, वहीं पर होता है। ठीक ना, इस मेला को जो आपको हरिहर क्षेत्र मेला भी नाम दिया गया है। ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था? तो यानी कि वर्ष 2025 का जो पेन प्रिंटर पुरस्कार है ये किसको दिया था? ये दिया गया था आपको लीला अबुलेला को। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष 2025 का पेन प्रिंटर पुरस्कार मिला था आपको लीला
अबुल लेला को। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किए थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जो है ये आपको एनी बेसेंट के सहयोग से जो है BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। ठीक, देखिए एनी बेसेंट इसने क्या किए थे? सबसे पहले 1898 ईस्वी में जो है एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। ठीक, जो कि इसी को जो है वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास के द्वारा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? विमुद्रीकरण को जो आपको नोटबंदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत में जो है सर्वप्रथम नोटबंदी जो हुआ था वो 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? आज़ादी के बाद ही, आज़ादी के तुरंत बाद ही हुआ था। कब? तो ये आपको 1946 ईस्वी में हुआ था। भारत में सबसे पहली बार नोटबंदी 1946 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद देखिए 1978 ईस्वी में एक बार और हुआ था विमुद्रीकरण नोटबंदी, जिसमें कि 1000 रुपया को जो है ना 1000 तथा इसके ऊपर के नोट को चलन से मतलब बाहर कर दिया, उसको हटा दिया गया। ठीक ना, पुनः जो है अक्टूबर 2000 ईस्वी में क्या किया गया कि 1000 के नोट को चलन में लाया गया। अब देखिए वर्ष जो है 2011 में क्या एक आया था विमुद्रीकरण, तो उसमें क्या हुआ था? तो उसमें जो 25 पैसे के सिक्के तथा इसके छोटे सिक्के को चलन से बाहर कर दिया गया। ठीक है, और मोदी जी के द्वारा लाया गया था 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी, जिसमें कि 500 तथा 1000 के नोटों का इसमें विमुद्रीकरण किया गया था। सारा हम विमुद्रीकरण को देख लिए। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में कितने प्रमंडल है? तो प्रमंडल कहिए या मंडल कहिए, दोनों एक चीज़ होता है, जो कि कितना है? तो 9 गो बिहार राज्य में प्रमंडल है। ठीक है, और बिहार में जिला 38 गो है, और अनुमंडल पूछेगा तो 101 हो जाएगा, और प्रखंड आपको 534 हो जाएगा। ठीक है ना, और बिहार के शहरी क्षेत्रों में प्रशासन के लिए आपको 19 नगर निगम के अलावा 88 नगर परिषद है। 19 को नगर निगम है और 88 को नगर परिषद और 154 जो है नगर पंचायत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसको? ये पशुपतिनाथ को करते थे। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पशुपतिनाथ महाराज को। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था? देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है ये आपको कब से शुरू किया गया था? तो ये आपको 1961 ईस्वी से किया गया था। ठीक ना, ये अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपको खेल के क्षेत्र में दिया। देखिए कुछ और पुरस्कार उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए धन्वंतरी पुरस्कार जो है ये आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि 1971 से शुरू हुआ था। ठीक है, देखिए ग्रैमी पुरस्कार जो है ये आपको संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि 1958 से शुरू हुआ था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये 1965 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 21 जून को किस स्थान पर दिन और रात बराबर होती है? यानी कि 21 जून को जो होती है दिन और रात बराबर ही होती है, तो ये कहाँ पर होती है? तो ये भूमध्य रेखा पर होती है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? देखिए कजाकिस्तान जो है इसकी राजधानी क्या है? तो आस्ताना है। ठीक, क्या है कजाकिस्तान की राजधानी? आस्ताना है। ठीक, और इसका मुद्रा क्या है? तो इसका मुद्रा का नाम है टेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? देखिए शांति निकेतन जो है इसकी स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपको रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, तो ये इन्होंने क्या किया था? आपको सब शांति निकेतन की स्थापना किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? देखिए जनगणना 2011 के अनुसार जो है बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो ये आपको 918 है। ठीक है, अब देखिए और कुछ देख लेते हैं। तो बिहार का शिशु लिंगानुपात 2011 के अनुसार 935 है, और बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 का जनगणना के अनुसार जो है गोपालगंज जिले का है। कितना है? ये 1021 है। और सबसे कम लिंगानुपात 2011 के अनुसार जो है मुंगेर जिला का है, जो कि 876 है। और भारत का लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार कितना है? तो 943 है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है, जो कि 1084 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम ये मार लेते हैं, तो इसका उत्तर 918 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र जो है ये कौन था? यानी कि बिहार का जो पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र था तो ये कौन था? तो ये आपको था सर्व हितैषी था। कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्व हितैषी। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा? तो सर्व हितैषी हो जाएगा, जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? देखिए कोणार्क क्या है? सूर्य भगवान को समर्पित है। यानी इसका मंदिर का देवता कौन है? तो सूर्य देव है। ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य देव। नेक्स्ट प्रश्न है
कि सांभर लवन झील कहाँ स्थित है? देखिए सांभर झील जो है ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में, ठीक। तो इसका तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान। तो इसका कुछ विशेषता है उसको देख लेते हैं। सांभर झील जो है भाई ये भारत का जो है ना सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, सांभर झील है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? देखिए भारत पर जो हुनों का आक्रमण था ये आपको स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला वंश है कि अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए मौर्य वंश जो है इसका अंतिम शासक था आपको बृहदत्त, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 किससे संबंधित? देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है ये आपको राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अभी तक के इतिहास में एक बार भी महाभियोग नहीं लाया गया है, ठीक ना, एक बार भी जो है महाभियोग नहीं लाया गया, ठीक। देखिए महाभियोग लाने के लिए क्या क्या प्रावधान होता है? देखिए महाभियोग का प्रस्ताव जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक ना। और इस प्रस्ताव की सूचना जो है राष्ट्रपति को आपको सबसे पहले देना होगा। कितना दिन पहले? तो आपको 14 दिन पूर्व उसको देना चाहिए, ठीक ना। और प्रस्ताव की सूचना जो है जिस सदन में हम पारित करेंगे उस सदन में कम से कम जो आपको 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, ठीक ना। तो अभी तक जो है किसी को भी महाभियोग नहीं लगा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है, ठीक ना। बिहार राज्य में जो भी शहरीकरण की दर है ये कितना है? तो 11.29% है, ठीक। इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11.29, ठीक है। अब देखिए पूरे देश में शहरीकरण का प्रतिशत कितना है? तो ये है आपको 31.2% है, ठीक है। और बिहार के जो है पटना जिला जो है ये जो है आपको सबसे अधिक आबादी वाला जिला है, ठीक ना। और बिहार का एक आर्थिक समीक्षा हुआ था, बिहार का आर्थिक समीक्षा, उसके अनुसार क्या हुआ था कि बिहार का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन है? पटना। और सबसे कम नगरीकृत कौन सा है? तो मधुबनी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय थे? महाराष्ट्र क्षेत्र में जो सक्रिय थे वो संत थे, इसमें से एकनाथ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकनाथ, ठीक। तो एकनाथ सत्य है। और महाराष्ट्र के संत में एकनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पैठण में हुआ था, ठीक है। और ये संत एकनाथ जो थे इन्होंने रामायण के भाष्य की व्याख्या की, जिसमें जो है जिसे क्या कहा जाता है? तो ये भावार्थ रामायण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? देखिए बुलंद दरवाजा जो है ये आपको फतेहपुर सीकरी में है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो बुलंद दरवाजा बनवाया कौन था? तो बुलंद दरवाजा आपको बनवाया था किसने बनवाया था? तो मुगल सम्राट अकबर था, उन्होंने ही बनवाया था। तो किस उपलक्ष्य में? तो ये आपको विजय यानी गुजरात विजय था उसी के उपलक्ष्य में जो है ना ये बनवाया गया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए गुरु नानक जो है इनका जन्म जो है आपको तलवंडी में हुआ था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। देखिए तलवंडी जो है इसे वर्तमान में वही कहा जाता है, नानका साहिब कहलाता है, ठीक। और गुरु नानक का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? ये आपको 1469 ईस्वी को हुआ था और इनका मृत्यु 1539 ईस्वी को हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे? देखिए अकबर के राज दरबार में जो था वो कितने रत्न थे? तो वो थे आपको क्या है? अकबर के राज में कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे, ठीक ना। देखिए 9 रत्न का नाम देख लीजिए। देखिए अकबर दरबार में 9 रत्न थे, नवरत्न जिसे कहा जाता है। देखिए सबसे पहला उसमें बीरबल थे, उसके बाद देखिए मानसिंह थे, अबुल फजल थे, टोडरमल थे, अब्दुल रहीम खाना थे, तानसेन थे, मुल्ला दो प्याजा थे, हकीम हुकाम थे, फैजी थे, ठीक। ये क्या रहते थे? अच्छा आपको अकबर के दरबार में ये नवरत्न थे, ठीक ना। देखिए नवरत्न किसके किसके और दरबार में रहता था? देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनके दरबार में भी जो आपको नवरत्न रहते थे, ठीक ना। और कृष्णदेव राय जो है इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे और शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली के शासक कौन थे? देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, ठीक। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, उस समय क्या हमसे पूछा है कि दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय आपको दिल्ली का शासक शाह आलम था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। और बक्सर के युद्ध के बाद ही जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म जो है तख्त श्री हरमंदिर जी बिहार के किस शहर में स्थित है? देखिए ये 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म हुआ था बिहार के पटना में, जो कि अब पटना साहिब के नाम से जाना जाता है वो जगह है, और पटना साहिब स्टेशन भी है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पटना साहिब जो है रेलवे स्टेशन भी है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है
अच्छा, अगला प्रश्न देखने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो गुरु गोविंद सिंह है इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है आपको 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में हुआ था पटना में, ठीक ना। और इनके पिता का नाम था तेग बहादुर और माता कौन थी, तो गुजरी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस मौर्य सम्राट ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में 80 खंबा 80 पिलर हॉल का निर्माण करवाया था, जिसके अवशेष आज भी कुम्हरार में पाए जाते हैं। तो ये कौन करवाए थे, तो ये अशोक करवाए थे, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें ऐसा मानता है कि इसमें ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान जो 80 खंबा वाला बनाए थे, यानी कि 80 खंबा वाला 80 पिलर वाला जो हॉल बनाए थे, इसी में जो है अशोक ने बौद्ध धर्म की तीसरी संगति कराया था, ठीक ना। इसी में कराया गया था, ये ऐसा मान्यता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले पारंपरिक गीतों को क्या कहा जाता है, जिसमें वर और वधू पक्ष के बीच हंसी मजाक शामिल होता है। यानी कि बिहार में गाए जाने वाला एक पारंपरिक गीत है, शादी विवाह में देखते हैं गाली देती है लेडीज लोग, तो वही गाली के बारे में कहा, तो उसको क्या कहते हैं, गाली गीत कहते हैं। इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ठीक। ये मजाकिया तौर पर किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस स्थान पर हुई, जिसे आज बोध गया के नाम जाना जाता है। देखिए जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, वो जगह उस समय था उरुवेला, जो कि निरंजना नदी के तट पर स्थित है, ठीक। कहाँ है, निरंजना नदी के तट पर है उरुवेला, ठीक ना। देखिए जो पेपल वृक्ष था उसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। और वो जो है आज भी जो है बोध गया में एक पवित्र स्थल है, ठीक ना। और जिस निरंजना नदी तट पर ये घटना हुई थी वो अब फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, और बोध गया आज जो है ये दुनिया में सबसे प्रसिद्ध है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, मतलब बौद्ध धर्म के लिए सबसे प्रसिद्ध है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उरुवेला निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार का प्रसिद्ध जाट जटिन लोक नृत्य मुख्य रूप से क्या दर्शाता है। देखिए जाट जटिन लोक नृत्य जो है ये आपको क्या दर्शाता है, तो ये आपको मानसून के दौरान वैवाहिक जीवन का प्रेम और नोक झोंक को दर्शाता है। देखिए कोई भी युगल जोड़ी होता है उसके जो है आपको प्रेम और नोक झोंक को, लड़ाई झगड़ा को भी इसमें दर्शाता है। किसके दौरान, तो मानसून के दौरान ये जाट जटिन जो है बिहार का एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। अगला है कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस किसके किसके बराबर होता है, हम पूरा देख लेते हैं ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो। 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस ये आपको किसके किसके बराबर होता है, फ़ारेनहाइट में अगर इसको बदलिएगा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद अगर केल्विन में बदलिएगा तो ये होता है आपको 273 डिग्री केल्विन। रोमर में बदलिएगा तो 0 डिग्री रोमर होता है, ठीक है। और उसी तरह हमने देख लिया 0 डिग्री सेल्सियस को, तो आप 100 डिग्री सेल्सियस को देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस जो है किस किस के बराबर होता है, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 373 डिग्री केल्विन, रोमर में 80 डिग्री रोमर होता है, ठीक। हमसे पूछा है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए 0 डिग्री सेल्सियस के बारे में, तो देख लेते हैं कौन सा सही होगा। 0 डिग्री 32 फ़ारेनहाइट, 273 केल्विन और 0 रोमर देख लेते हैं। 273 कुछ नहीं दिया है, यहाँ 32 डिग्री दिया है। देखिए यहाँ इकाई देखिए आप फ़ारेनहाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी मारेंगे 32, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकांश सरीसृपों में होता है कितना कक्ष का हृदय होता है, ठीक है। देखिए अधिकांश सरीसृप जो उसमें 3 कक्षीय हृदय होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होता है। देखिए ठोस जो होता है वो पिघलता है, उसके दौरान उसका तापमान क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठोस को पिघलने के दौरान उसका तापमान परिवर्तित नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, कौन सा है जो कि एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। देखिए ऊर्ध्वपातन पदार्थ होता क्या है, देखिए ऊर्ध्वपातन होता क्या है, जैसे कोई भी ठोस है, ठीक, वो जो है आपको द्रव में बदले बिना सीधे वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन का। देखिए कुछ ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, जैसे देखिए नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासिन हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, ये सब क्या आपको ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। यहाँ हमसे पूछा है कि कौन सा ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, तो देख लेते हैं। यहाँ जो है सोडियम सल्फेट जो दिया हुआ है ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, लेकिन देखिए अमोनियम सल्फाइड, नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया, ये सब क्या आपको ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को जो है, देखिए अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाला छवि क्या होगा, कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण में सभी स्थिति में जो है प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी और छोटी होती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फिनोप्थिलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा हो जाएगा। देखिए फिनोप्थिलीन क्या है, एक प्रकार का अम्लीय और क्षारीय सूचक है, तो ये क्या होता है, तो ये अम्लीय माध्यम में ये क्या सिरके में हम डाल रहे हैं, तो सिरका क्या है, तो अम्लीय है, तो अम्लीय माध्यम में फिनोप्थिलीन का रंग क्या आता है, तो रंगहीन हो जाता है, ठीक ना।
तो ये इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रंगहीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। देखिए कंप्यूटर में जो डेटा होता है उसको संग्रहित किया जाता है आपको चुंबकीय रूप में, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय रूप। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जो डेटा होता है इसको, गलती हो गई है, कंप्यूटर में जो डेटा होता है इसको किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो ये आपको बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। देखिए बाइनरी संख्या 0 और 1 होता है, 0 का अर्थ होता है ऑफ और 1 का अर्थ होता है ऑन, ठीक है। अगला है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है। देखिए ये न्यूटन गति का जो दूसरा नियम क्या कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर जो होता है ये बल के समानुपाती होता है। तो यही तो हमसे पूछा है कि एक निकाय में संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है, तो ये बल के समानुपाती होता है, यानी कि लागू बल के, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से उभयलिंगी पुष्प कौन सा है। देखिए उभयलिंगी पुष्प जो है ये कौन सा है, तो ये आपको पपीता है। पपीता को जो उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है, और पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको अग्नाशयी रस है, क्या है, तो अग्नाशयी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। अग्नाशयी रस में जो मौजूद होता है एंजाइम वो प्रोटीन को एमिनो में बदलता है, तो वो कौन सा एंजाइम है, तो वो है आपको ट्रिप्सिन, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग 2025 में किस स्थान पर है। भारतीय फुटबॉल टीम जो है फीफा में किस रैंक पर है, तो ये जो है आपको 133वें स्थान पर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। तो ये किस देश का है आपको सर्वोच्च सम्मान, तो ये जो है आपको ब्राज़ील का है। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 से 12 नवंबर 2025 तक 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर। तो ये जो COP30 है इसका आयोजन किया जाएगा आपको बेलेम में, ठीक। तो बेलेम कहाँ है, तो बेलेम जो है ब्राज़ील में, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया की सबसे उन्मदराज हथनी वत्सला का निधन पन्ना टाइगर रिजर्व में हो गया है। तो ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। देखिए पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि ये पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में, ठीक। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक। अब देखिए वत्सला हथनी जो है ये सबसे उम्रदराज हथनी है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए वत्सला हथनी जो है इनका जन्म हुआ था आपको 1920 ईस्वी के दशक में केरल के नीलाम्बूर जंगल में हुआ था, ठीक। वत्सला हथनी जो इसका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो केरल के नीलाम्बूर जंगल में 1920 ईस्वी में हुआ था, और 1971 ईस्वी में मध्य प्रदेश लाया गया था वत्सला हथनी को, और 1993 ईस्वी में पन्ना टाइगर रिजर्व में इन्हें जो है स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक ना। और एक बात क्वेश्चन पूछता है कि भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना कब लाया गया, तो ये लाया गया था फरवरी 1992 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि एयरलोड़ा किस देश द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक नहीं। क्या है, तो एयरलोड़ा क्या है, ये किस देश द्वारा विकसित है, तो ये है आपको इजराइल के द्वारा विकसित। इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इजराइल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि फेस स्कैनर कर राशन वितरण करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है। यानी फेस को स्कैन करके राशन वितरण कर रहा है, तो प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ स्थापित की जाएगी। एशिया का जो सबसे बड़ा जंगल है सफारी वो कहाँ स्थापित की जाएगी, तो वो हरियाणा में, ठीक है। और सफारी में लगभग कितना एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, ये 10,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस जो है ये 10 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद एनडीबी सदस्य की कुल सदस्यों की संख्या कितने हो गए, तो अभी टोटल जो है दोनों को शामिल होने के बाद 11 हो गया, ठीक ना। एनडीबी जो है नेशनल डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना जो है कब हुआ था, स्थापना के लिए समझौता जो है आपको 15 जुलाई 2014 को हुआ था, ठीक ना।
और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो शंघाई चीन में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? देखिए आईसीसी जो है इसका नया अधिकारी मतलब जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये जो है आपको नियुक्त किया गया है। तो ये किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये आपको संजोग गुप्ता को किया गया है। ठीक, तो इसका तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? देखिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है इसका मेजबान जो 2026 वाला ये भारत करेगा। तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इसका मेजबान देश भारत होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सेवा अनंत टेक्नोलॉजी किस वर्ष तक लॉन्च की जाएगी? तो अनंत टेक्नोलॉजी है ये क्या है? तो भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सेवा, ठीक है, ये अनंत टेक्नोलॉजी जो है ये जो है आपको 2028 तक लॉन्च की जाएगी। इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका देखिए उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ये सैटेलाइट जो है संपूर्ण भारत को कवर करेगा और जिसमें जो है आपको 100 GB पर सेकेंड तक आपको इंटरनेट स्पीड मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना जो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि 5 जुलाई 2025 को एलन मस्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाई है? तो एलन मस्क जो है नई पार्टी बनाई है अमेरिका में, तो वो किस नाम से है? तो ये अमेरिका पार्टी नाम से बनाई गई। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय खो खो महासंघ क्या है? भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय खो खो महासंघ इसका अध्यक्ष दोबारा सुधांशु मित्तल को नियुक्त किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार सार्वजनिक सेवा वाहन यानी पब्लिक सर्विस व्हीकल क्या है? यानी पब्लिक सर्विस व्हीकल हम किसे कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे कि जैसे कोई भी मोटर वाहन है जिसका उपयोग जो है भाड़े या इनाम के लिए यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाता है, जैसे बस हो गया, टैक्सी हो गया। जैसे देखिए कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है तो बस पकड़ते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं, ओला लेते हैं। ये सब क्या होता है? आपको ले जाने के बदले क्या होता है? आपसे कुछ न कुछ पैसा वसूलता है। तो इसी को क्या कहा जाता है आपको? तो मोटर इसी को ही कहा जाता है आपको सार्वजनिक सेवा वाहन। ठीक ना, यानी कि ये पब्लिक का ये सेवा कर रही है, तो इसे सार्वजनिक सेवा वाहन भी कहा जाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है कि यदि ड्राइवर का लाइसेंस अदालत या किसी प्राधिकार द्वारा निलंबित या रद्द कर दिया जाता है तो उसे लाइसेंस का क्या करना चाहिए? तो देखिए जिस अधिकारी के द्वारा वो रद्द किया गया है तो उसी अधिकारी के पास सौंप देना चाहिए। ठीक, तो जब फिर निलंबन उसका ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो अधिकारी आपको लौटा देगा, या अगर उससे पहले किसी के पास जमा है तो उसका सूचना भी उन्हें देना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोटरसाइकिल का पंजीकरण चिन्ह यानी नंबर प्लेट प्रदर्शित करने के संबंध में क्या नियम है? यानी मोटरसाइकिल का जो है नंबर प्लेट उसको हमको दिखाना है तो उसका क्या नियम है? तो उसका नियम है कि आगे और पीछे दोनों तरफ निर्धारित प्रारूप में प्रदर्शित करना अनिवार्य होता है। मतलब आगे में भी नंबर प्लेट लगाना चाहिए और पीछे में भी लगाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता किस प्रकार के स्थान पर लागू होता है? तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है सभी सार्वजनिक स्थान पर जैसे अधिनियम पर परिभाषित है। ठीक है, तो आप देखिए अधिनियम में जो है सार्वजनिक स्थान के रूप में किसे प्रभावित किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों का अर्थ इसमें कहा गया है कि अधिनियम कौन सा है? तो अधिनियम का धारा 2 का 34 है। ये क्या कहता है कि कोई भी सड़क, गली, रास्ता या अन्य स्थान चाहे वह सार्वजनिक मार्ग हो या न हो जहाँ जनता की पहुँच का अधिकार है इसका, तो वहाँ भी आपको सार्वजनिक स्थान होगा। ठीक ना, और ये नियम जो है कहाँ पर लागू नहीं होता है? तो ये नियम जो है निजी संपत्ति जैसे कि घर के आंगन हो गया, खेत हो गया, इसके अंदर लागू नहीं होता है, बशर्ते उस स्थान पर मतलब आम जनता नहीं पहुँचती हो, जहाँ पर वहाँ ये नियम लागू नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि योग्यता प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के संबंध में क्या सत्य है? यानी कि योग्यता प्रमाण पत्र क्या है कि कोई भी गाड़ी को ये फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये गाड़ी जो है सड़क पर चलने लायक है या नहीं है, उसी के बारे में कहा गया। तो इसके बारे में देखिए क्या हमसे पूछा है कौन सा सत्य है? तो सत्य कौन है? देखो ऑप्शन नंबर सी में है कि यह प्रमाणित करता है कि वाहन सड़क पर चलने के लिए तकनीकी रूप से फिट है और यह परिवहन वाहनों के लिए अनिवार्य है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्या वर्णदाता यानी कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति को भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है? देखिए कलर ब्लाइंडनेस को पहले तो नहीं दिया जाता था, लेकिन जो है हल्का कलर ब्लाइंडनेस अगर कुछ व्यक्ति होगा तो उसे दिया जाएगा। ठीक ना, उसे दिया जाने का नया प्रावधान लाया गया है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, हल्के से माध्यम वर्धनता वाले लोगों को निजी वाहन जैसे गैर व्यावसायिक मतलब क्या हो, इसको अपना निजी वाहन चलाने के लिए व्यवसाय मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाहन जो हो गया ये सब चलाने की अनुमति इसको नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अपना वाहन बेचने के बाद स्वामित्व
कि हस्तांतरण की सूचना आरटीओ को देना किसकी तत्काल कानूनी जिम्मेवारी होती है? ये जो है आपको विक्रेता को होती है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों होता है विक्रेता को? क्योंकि देखिए अगर विक्रेता जानकारी दे देता है तो उसके बाद अगर कोई भी उस पर दुर्घटना होती है गाड़ी से, चाहे कोई भी घटना हो जाती है, चाहे चालान कट जाता है, तो उसका जिम्मेवार जो है अगला जो खरीदार था वो होता है। अगर नहीं वो सूचना देता है तो वो सारा चीज़ जो है आपको विक्रेता से ही वसूला जाता है। इसी कारण से जो इसको विक्रेता को देना होता है सूचना। अगला प्रश्न है कि बिहार में राज्य परिवहन प्राधिकरण STA यानी कि स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मुख्य भूमिका क्या है? देखिए स्टेट ट्रांसपोर्ट जो अथॉरिटी है इसका मुख्य भूमिका है कि अंतर क्षेत्रीय यानी कि और अंतर्राज्यीय मार्गों पर बस परमिट को नियंत्रण और समन्वित करना, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 68 के तहत जो है राज्य सरकार द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण का गठन किया गया था, ठीक ना। यानी कि जो STA जो है स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, इसका गठन कब किया गया था? तो ये मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 68 के तहत जो है ना राज्य सरकार द्वारा इसको गठन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है देखिए अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि यदि कोई ड्राइवर किसी अधिकृत अधिकारी को अपना लाइसेंस या अन्य आवश्यक दस्तावेज दिखाने से इनकार करता है तो क्या परिणाम हो सकता है, ठीक है। यानी कि जैसे अधिकृत कोई भी अधिकारी है या पुलिस है, उसको अगर ये दिखाने से इनकार करता है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? तो आधिकारिक वाहन को अस्थायी रूप से जब्त कर जा सकता है या ड्राइवर पर जुर्माना भी किया जा सकता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। देखिए मोटर वाहन अधिनियम एक धारा 130 इसमें कहा गया है कि पुलिस या अन्य अधिकृत अधिकारी को ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे क्या क्या हो गया, देखिए पंजीयन प्रमाण पत्र हो गया, RC जिसको कहते हैं, बीमा हो गया, फिटनेस प्रमाण पत्र हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब मांगने पर आपको दिखाना पड़ता है, ठीक ना। और ये अगर मांगता है अधिकारी तो अगर आप नहीं दिखाते हैं तो ये जो है आपको एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का अपराध ही है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है बस में कंडक्टर के रूप में काम करने के लिए कंडक्टर लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ये है आपको 18 वर्ष, ठीक है। देखिए कंडक्टर लाइसेंस प्राप्त करने का जो न्यूनतम आयु है ये 18 वर्ष है। ये जो है आपको क्यों लाया गया? ये इसी कारण से लाया गया है कि 18 वर्ष तक आदमी जो है आपको परिपक्व हो जाता है। देखिए किस अधिनियम के तहत कहा गया है? ये जो है आपको मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 30 के अनुसार कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कंडक्टर लाइसेंस तब तक नहीं दी जा सकती है जब तक कि वो 18 वर्ष की आयु पूरी ना कर सके, ठीक ना। तो अगला प्रश्न है कि भारत में निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है? निजी है लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहन है तो उसका तो पृष्ठभूमि ग्रीन होता ही है, तो ग्रीन होता है लेकिन उस पर लिखावट वाइट होगा, ठीक ना। नीली नहीं हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद अक्षर, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन है लेकिन वो कमर्शियल है तो उसमें पृष्ठभूमि हरा ही रहेगा लेकिन उस पर लिखावट होगा पीला रंग का, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है आगे रेलवे क्रॉसिंग है, यह बताने वाला संकेत किस आकार का होगा? देखिए आगे रेलवे क्रॉसिंग, इसका मतलब क्या हुआ? ये आपको चेतावनी का संकेत है। ये चेतावनी का संकेत कैसा होता है? तो आपको त्रिकोणीय आकार का होता है, यानी त्रिभुज आकार का होता है। इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एम्बुलेंस या किसी अन्य आपातकालिक वाहन को रास्ता न देना किस धारा के तहत दंडनीय है, ठीक है। एम्बुलेंस वगैरह को नहीं देते धारा, तो ये आपको देखिए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के धारा 194 का ई आया था, ठीक है ना। उसी के तहत ये आपको कहा गया है कि आपको दंडनीय है, जिसमें तहत क्या हो सकता है आपको कि 10,000 का जुर्माना लग सकता है या आपको 6 महीना का कारावास भी हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी वाहन के लिए तृतीय पक्ष बीमा यानी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अनिवार्य है, क्यों? देखिए इंश्योरेंस जो गाड़ी का कराया जाता है वो किस लिए कराया जाता है? जैसे देखिए जैसे दुर्घटना हो गया तो किसी तीसरे व्यक्ति के संपत्ति या जीवन की हानि को कवर करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि आप गोल चक्कर में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको किसे रास्ता देना चाहिए? देखिए गोल चक्कर में अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो आपको रास्ता किसे देना होगा? तो जो आपके दाएं और पहले से गोल चक्कर में मौजूद यातायात है उसको आपको रास्ता देना होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पार्किंग निषेध नो पार्किंग का संकेत आमतौर पर कैसा होता है? देखिए नो पार्किंग जो होता है इसका संकेत कैसा होता है? तो ये होता है आपको लाल बॉर्डर वाला गोलाकार संकेत जिसमें एक तिरछी रेखा होती है, ठीक है। जैसे देखिए पी लिखा रहता है, इस पर ऐसे ठप्पा करके ऐसे करके लगा रहता है, ठीक है। इसे ही नो पार्किंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन के मालिकों को अभिभावक पर किस धारा के तहत जुर्माना लगा सकता है? ये जो है नाबालिग के द्वारा जो है आपको धारा 199 का ए के तहत जो आपको जुर्माना लगा सकता है। इसमें देखिए जुर्माना क्या है? इस कानून के तहत जो माना जाता है कि अभिभावक या मालिक ने अपराध में सहमति दी है
माना जाता है कि अभिभावक है या आपको जो मालिक है गाड़ी का, वो जो है इस बच्चे को जो है इस अपराध करने के लिए सहायक है, सहमति दी है। और इसके लिए जो है जो या अभिभावक हो चाहे वो वाहन का जो मालिक है उस पर 25,000 का जुर्माना और 3 साल तक की कैद हो जाएगा, ठीक ना। और इसके अतिरिक्त क्या है कि उस वाहन का पंजीकरण भी जो है 12 महीने की अवधि के लिए रद्द कर दिया जाता है, ठीक ना। और जो अपराध कर रहा है बालक नाबालिग, उस पर भी कुछ सज़ा है, तो उसको जो है आपको किशोर न्याय अधिनियम के तहत जो है मुकदमा चलाया जाता है और उस पर एक और प्रावधान किया जाता है कि वो 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए वो अयोग्य घोषित किए जाते हैं कि 25 वर्ष के उम्र के बाद ही उसे जो है ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सड़क पर स्टॉप रेखा यानी सफ़ेद मोटी पट्टी का क्या अर्थ है? तो सफ़ेद मोटी पट्टी जो है जिसे हम स्टॉप रेखा कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है इस रेखा से पहले वाहन को पूरी तरह से रोकना है, ठीक है, और सावधानीपूर्वक देख लेना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न है देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि वाहन के टायरों में सही हवा का दबाव बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, वाहन के टायर में जो सही हवा का दबाव बनाए रखने का महत्वपूर्ण इसी कारण से है कि इसमें बेहतर माइलेज और सुरक्षा के लिए, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए वाहन में जो है आपको टायर में हवा समुचित रूप से नहीं भरा हुआ है तो उस पर दबाव जो लगती है नीचे की ओर, टायर क्या होता है आपको गर्म हो जाता है, ठीक है ना। टायर गर्म होता है जिससे कि फटने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फॉग लैंप का उपयोग कब किया जाना चाहिए? देखिए, फॉग लैंप है यानी कि कुहासा होगा, धुंध होगा, उसी दौरान करेंगे। इसका तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घने कोहरे तथा धुंध के दौरान, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि डैशबोर्ड पर जो है आपको चेक इंजन लाइट जलने का समानता क्या अर्थ होता है? ठीक है, क्या हमको कह रहा है कि डैशबोर्ड पर अगर चेक इंजन लाइट जल रहा है तो इसका समानता क्या कारण हो सकता है? इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो इसका अर्थ ये है कि इंजन जो है ईंधन प्रणाली या उत्सर्जन प्रणाली में संभावित खराबी है। इंजन का ईंधन प्रणाली या उत्सर्जन प्रणाली में संभावित खराबी, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेक फ्लूइड जो होता है, ब्रेक फ्लूइड को नियमित अंतराल पर बदलने की सलाह क्यों दी जाती है? ब्रेक फ्लूइड जो है इसको नियमित अंतराल पर बदलने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि ये जो है आपको यह हवा में से नमी को सोख लेता है, जिसमें ब्रेकिंग सिस्टम का प्रदर्शन घट जा सकता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि टायर की जो ट्रे डेप्थ होती है, क्या टायर की ट्रे डेप्थ यानी कि उसकी नलियों की गहराई किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये किस लिए महत्वपूर्ण है? तो ये जो है आपको गाड़ी को गाड़ी को जो है ना गीली सड़कों पर पानी से को हटाकर टायर की सड़क के पकड़ बनाए रखने को मदद करता है। जिसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक गाड़ी को जंप स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या है? तो जंप स्टार्ट मतलब क्या है? जैसे कि कोई भी गाड़ी है उसका अगर बैटरी कमज़ोर हो जाता है तो उसके दूसरे गाड़ी के बैटरी से जो है ना आपको जोड़ करके तत्काल के लिए स्टार्ट किया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जंप स्टार्ट, ठीक। तो देखिए किस ऑप्शन दिया, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि एक दूसरी चालू गाड़ी की बैटरी का उपयोग करके कमज़ोर बैटरी वाली गाड़ी को स्टार्ट करना, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है वाहन के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगे मफलर का या साइलेंसर का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाहन के जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसमें मफलर या साइलेंसर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंजन से निकलने वाले तेज आवाज़ को कम करना, जिसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंजन से निकलने वाली तेज आवाज़ को कम करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कमज़ोर या खराब होती कार बैटरी का मुख्य लक्षण है? ठीक, तो मुख्य लक्षण क्या है कि इंजन जो आपको स्टार्ट होगा ना तो उस टाइम जो आपको घर्षण भरी आवाज़ आएगा, इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। यदि ड्राइविंग के दौरान डैशबोर्ड पर तेल के दबाव की चेतावनी बत्ती अगर हमको जल रहा है तो ड्राइवर को तत्काल क्या करना चाहिए? तो तत्काल उसको क्या करना चाहिए कि आपको सुरक्षित स्थान पर गाड़ी को रोककर इंजन बंद कर लेना चाहिए, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक कारों में फ्यूल इंजेक्टर का क्या कार्य होता है? देखिए आधुनिक जो कार होता है उसमें फ्यूल इंजेक्टर का क्या कार्य होता है कि ईंधन को बारीक फुहारा के रूप में
इंजन के सिलेंडर में स्प्रे करना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईंधन को बारीक फुहारा के रूप में इंजन के सिलेंडर में स्प्रे करना। अगला प्रश्न है कि कूलेंट में मिलाए जाने वाले एंटीफ्रीज का क्या उपयोग है। देखिए कूलेंट जो है उसमें मिलाया जाने वाला एंटीफ्रीज है, ये क्या करता है, यह पानी को जमने और उबलने दोनों से बचाता है और जंग लगने से भी रोकता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक सामान्य 2 स्ट्रोक इंजन में इंजन के पुर्जों को चिकनाई कैसे मिलती है। 2 स्ट्रोक इंजन जो है उसमें इंजन के पुर्जों को कितना कैसे चिकनाई मिलते हैं, तो ये मिलता है आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल को पेट्रोल के साथ ईंधन टैंक में डाला जाता है तब मिलती है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंजन नॉकिंग का क्या अर्थ होता है। तो इंजन नॉकिंग जो है इसका अर्थ क्या होता है कि ईंधन का समय पूर्व दहन, यानी समय से पहले जो इसका दहन हो जा रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का क्या काम है। थर्मोस्टेट मतलब होता है कि तापमान को नियंत्रित करना। तो जो कि देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि कूलेंट के प्रभाव को नियंत्रित करना, ये भी तापमान को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टायर में हवा कम होने के सबसे बड़ा खतरा क्या होती है। तो टायर में जो आपको होता है तो क्या होता है कि टायर का ज़्यादा गर्म होकर के फटने की खतरा होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कार की बैटरी में एम्पियर आवर रेटिंग क्या दर्शाता है। देखिए एम्पियर आवर जो होता है ये बैटरी की क्षमता को दर्शाता है। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बैटरी की भंडारण की क्षमता यानी कि स्टोरेज कैपेसिटी को ये बताता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रेडिएटर में सिर्फ पानी की जगह कूलेंट का उपयोग क्यों ज़रूरी है। देखिए पानी की जगह जो कूलेंट का उपयोग करना इसी कारण ज़रूरी है कि यह उबाल को जमा बिंदु से बेहतर बनाता है। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिस्क ब्रेक क्या कर रहा है, डिस्क ब्रेक प्रणाली का एक मुख्य घटक को कौन सा है। ठीक ना, डिस्क ब्रेक प्रणाली जो है इसका एक मुख्य घटक क्या है, तो ये आपको ब्रेक कैलिपर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है गाड़ी में डिफरेंशियल का मुख्य कार्य क्या है। देखिए डिफरेंशियल क्या होता है कि पहिया जब मोड़ लेता है उस टाइम उसको सही से घुमाना, इसी कारण से होता है। ठीक ना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोड़ पर पहियों को अलग अलग गति से घुमाना। ठीक ना, क्योंकि देखिए मोड़ पर जब देखते होंगे आप कि बाहरी जो पहिया होता है वो आपको ज़्यादा दूरी उसको तय करना होता है और जो अंदर का पहिया होता है उसको कम दूरी तय करना होता है, उसी को ये नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि स्टार्ट करने पर एग्जॉस्ट में थोड़ी देर के लिए सफ़ेद धुआं निकलना इसका क्या संकेत है। मतलब क्या है कि उस जगह जो थोड़ा सा नमी जरूर है। ठीक ना, यानी कि एग्जॉस्ट में जमा सामान्य संघनन यानी कि वहाँ पर संघनित हो गया है कुछ जलवाष्पन, तो उसी कारण जो धुआं निकलता है। ठीक है, ठंडी के मौसम में ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है कि इंजन एयर फिल्टर का क्या उद्देश्य है। देखिए इंजन एयर फिल्टर का उद्देश्य क्या है, ये जो आपको इंजन में प्रवेश करने वाली हवा को साफ़ करना, यानी कि इंजन का एयर फिल्टर है तो इंजन में प्रवेश करने वाली हवा को ही तो साफ़ करेगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है कि डैशबोर्ड मीटर में आरपीएम का क्या था। देखिए आरपीएम होता है आपको रिवोल्यूशन पर मिनट होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इंजन प्रति मिनट चक्कर। ठीक, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने आज जो है आपको सेट नंबर 3 और 4 दोनों का जो है 100 प्रश्न दोनों को कर लिया है, जो कि बहुत अच्छे से हमने डिस्कशन किया है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने के धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजेबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया।